नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ये बंधन अब न छूटेगा और ये उसका 13वां पार्ट है, क्योंकि 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। और अगर वो 12 पार्ट आपने नहीं पढ़े हैं तो उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप वो पार्ट पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने इस कहानी में देखा कि कबीर और उषा दोनों घूमने गए थे। वहाँ पर कबीर को छवि मिलती है और उन दोनों के बीच कुछ हो जाता है, जिसकी खबर उषा को लग जाती है और उषा कबीर से नाराज हो जाती है। तो जानते हैं इससे आगे का पार्ट। घर पहुंचकर उषा खूब रोती है, उसकी सूजी हुई आंखें देखकर विजय जी, क्या हुआ बिटिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कोई तकलीफ है या तुम्हारे पैर में ज़्यादा दर्द है? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? नहीं बापूजी, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। वह तो बस रात भर सोए नहीं ना, इस वजह से शायद आंखें सूज गई होंगी। उषा ने फिर से भर आई अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए कहा। ठीक है बिटिया, ज़्यादा ऊपर नीचे भागा दौड़ी मत करो। डॉक्टर ने क्या बताया है? कोई फ्रैक्चर तो नहीं है? विजय जी ने फिक्र करते हुए कहा। बापूजी, फ्रैक्चर तो नहीं है, बस नसों में खिंचाव है। डॉक्टर ने कहा है 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। गर्म पट्टी बांधने को कहा है और कुछ दवाइयाँ भी दी हैं। दवाइयाँ वगैरह लगाने से ठीक हो जाएगा। वैसे अभी दर्द बहुत कम है। ओके बिटिया, अपना ख्याल रखना। जाओ और जाके आराम करो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो दीनू को बता देना, मैं उसको बोल दूंगा, वो तुम्हारा खाना भी ऊपर ही पहुंचा देगा। तुम्हें नीचे आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उषा धीरे धीरे ऊपर जाते हुए सोच रही थी, बापूजी कितने अच्छे हैं, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जाऊं? पर मैं यहाँ भी तो नहीं रह सकती ना। क्या कहकर जाऊंगी मैं बापूजी से? अगर उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो वो भी कहीं बीमार ना हो जाएं। वैसे ही वो बीपी और दिल के मरीज हैं। बापू को मैं छोड़कर नहीं जा सकती और इस आदमी के साथ मैं रह नहीं सकती। हे भगवान, अब मैं करूं तो क्या करूं? 4-5 दिन में उषा का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है। वह आराम से चलने फिरने लग जाती है। तो वो सोचती है कि अब मुझे इस आदमी के साथ तो रहना नहीं है, तो क्यों ना समय रहते कोई नौकरी ढूंढ ली जाए, ताकि अपना गुजारा खुद कर सकूं। जब मेरा कबीर से कोई रिश्ता ही नहीं है तो उसके ऊपर क्यों निर्भर रहूं? मैं अपना पेट खुद भर सकती हूँ। पर बापूजी पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? बापूजी को बताएगा कौन? उनसे कह दूंगी कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। ये सोचकर उषा काम की तलाश में निकल पड़ती है। उषा को एक सहकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। बापूजी को पता ना चले इसलिए बापूजी को कह देती है कि वह कॉलेज जाती है, परंतु इस बात का कबीर को पता था। विजय जी दोनों को देखकर परेशान रहते थे। एक दिन उषा बैंक जा रही थी तो बापू ने उषा को बुलाते हुए कहा, बिटिया, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बापूजी, कहो, क्या बात है? उषा ने रुकते हुए कहा। बिटिया, तुम हमें बापूजी कहती हो और हम तुम्हें अपनी बिटिया मानते हैं, तो एक बात करनी थी, क्या तुम मुझे सच सच बताओगी? हाँ बापूजी, क्यों नहीं। तो बिटिया सच सच बताओ, तुम्हारे और कबीर के बीच कोई बात हो गई क्या? बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि जब से तुम घूम कर वापस आए हो दोनों अपसेट से रहते हो। विजय जी ने सहज होते हुए पूछा। नहीं बापू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उषा ने नजरें चुराते हुए कहा। देखो बिटिया, तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। तुम्हारी आंखें सब कह रही हैं। बेटा, तुम कुछ मुझसे छुपा रही हो। तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द है। तो हमेशा खुश रहने वाली बिटिया खुद बहुत उदास रहने लगी है। बता दीजिए क्या परेशानी है? विजय जी ने प्यार से उषा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं बापू, कोई कारण नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए। उषा ने आंखों में आए हुए आंसुओं को छुपाते हुए कहा। विजय जी से उषा के आंसू छुप न सके। बोले, बिटिया, मैं जानता हूँ कबीर थोड़ा लापरवाह है, क्योंकि उसके ऊपर अब माँ का साया नहीं है। इसलिए बेटा, हो सकता है कि उसने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया हो। बेटा, वह दिल का बुरा नहीं है। अगर उससे कोई गलती हो गई हो
तो उसे माफ़ कर देना बिटिया। इतना सुनते ही उषा की रुलाई फूट पड़ी। वह रोते रोते मन में सोचने लगती है, बापूजी, अगर बात माफ़ करने वाली होती तो मैं कब का माफ़ कर चुकी होती, परंतु उसने गुनाह ही ऐसा किया है जो माफ़ करने लायक नहीं है। फिर संभलते हुए बोली, नहीं बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपको यूं ही वहम हुआ होगा। बापू, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, क्या मैं जाऊं? हाँ बिटिया, तुम जाओ, ध्यान से जाना। जी बापू, कहकर उषा तेजी से निकल गई। विजय जी सोचते हैं, बिटिया तो मुझे कुछ बताने वाली नहीं है। ऐसा करता हूँ, मैं स्वीटी से बात करके उससे पता करवाने की कोशिश करता हूँ। ये सोचकर विजय जी ने स्वीटी को फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठाते ही स्वीटी, बापू प्रणाम, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बिटिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी काम है। हाँ बापू बताओ तो, क्या काम है? बिटिया, आजकल मैं देख रहा हूँ कि उषा और कबीर जब से घूम कर वापस आए हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। क्या तुम पता करके बता सकती हो कि बात क्या है? ठीक है बाबू, मैं कोशिश करूँगी पता करने की। अगर कुछ भी पता चलता है तो मैं आपको कॉल करती हूँ। स्वीटी ने विजय जी को तसल्ली देते हुए कहा। फ़ोन रखने के बाद स्वीटी उषा के पास फ़ोन करती हैं। उषा का फ़ोन साइलेंट था, तो उषा को पता ही नहीं चलता। लंच टाइम में जब उषा अपना फ़ोन देखती है तो स्वीटी की मिस्ड कॉल देखकर वापस कॉल करती है। स्वीटी फ़ोन उठाकर, भाभी कैसी हैं आप? और आपका पैर ठीक हो गया? स्वीटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पैर भी बिल्कुल ठीक है। मैं आराम से चल सकती हूँ, इवन अब तो मैं दौड़ भी सकती हूँ। और दोनों हंस पड़ती है। भाभी, और कोई सरप्राइज़ भी दिया क्या भैया ने? स्वीटी की बात सुनकर उषा सोचने लगी, सही कह रहे हो स्वीटी तुम, बहुत सारे सरप्राइज़ दिए थे तुम्हारे भैया ने। ऐसे सरप्राइज़ जिसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। भगवान करे ऐसे सरप्राइज़ कोई किसी को ना दे। उषा की तरफ से कोई जवाब ना पाकर स्वीटी समझ गई कि कोई बात तो ज़रूर है। फिर बोली, अरे क्या हुआ भाभी, भाई के ख्यालों में खो गए क्या? स्वीटी की आवाज़ से उषा अपने ख्यालों से बाहर आई। न नहीं स्वीटी, कोई बात नहीं है। क्या भाभी, क्या कोई बात नहीं है? मैं तो पूछ रही हूँ कि और कोई सरप्राइज़ दिया क्या भैया ने? नहीं। अच्छा, भैया को फ़ोन दो। भैया क्या कर रहे हैं भाभी? स्वीटी ने उषा को टटोलते हुए कहा। नहीं पता स्वीटी, मैं तो बाहर हूँ। भाभी, एक बात पूछूं? हाँ बोलो स्वीटी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भैया से नाराज़ हैं? क्या बात है? नहीं नहीं स्वीटी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी, अब बता भी दो, क्या हुआ? आपकी आवाज़ और आपकी बातों से साफ पता चल रहा है। स्वीटी के अपनापन देखकर उषा का मन भर आया। बस इतना ही बोल पाई, स्वीटी, जैसा सरप्राइज़ मुझे मिला, भगवान ना करे वैसा सरप्राइज़ किसी और को भी मिले। क्यों? क्या हुआ भाभी? ऐसा क्या हो गया? उषा सारी बात स्वीटी को बता देती है। स्वीटी भी उषा की बात सुनकर शॉक्ड रह जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके स्वीटी उषा का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। अब स्वीटी सोचती है कि ये बात मैं बापूजी को कैसे बताऊं, पर बापू को कुछ तो बताना पड़ेगा, वरना बापू उनके बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहेंगे। अगर ये बात बता दी तो कहीं वो बीमार ना हो जाए। स्वीटी बापू को फ़ोन करके कहती है, बापू, मैंने तो कोशिश की थी पूछने की, मगर मुझे तो भाभी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। चलो ठीक है बिटिया, कहकर बापू फ़ोन रख देते हैं। इधर बापू सोच सोच कर परेशान रहने लगे और धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब रहने लगी। और एक दिन अचानक बापू को दिल का दौरा पड़ा। हॉस्पिटल दिखाया, डॉक्टर ने उन्हें खुश रहने को कहा। उषा बापू की तबीयत को लेकर बहुत परेशान थी और मन लगाकर बापू की देखभाल करने लगी। बापू की देखभाल के चलते अब उषा की नौकरी भी छूट गई थी। इसी तरह दिन बीतने लगे, पर विजय जी की तबीयत में सुधार नहीं हुआ। कुछ दिन बाद कबीर सोचता है कि चलो अब उषा का गुस्सा हो गया होगा, तो उससे बात करके देखते हैं। कबीर उषा से बात करता है।
परंतु उषा कबीर की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इधर बापूजी को शक तो था ही, और इन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है, पर ये दोनों बताने को तैयार नहीं थे। और आज ऊपर से आ रही आवाज़ से उनका शक हकीकत में बदल गया। विजय जी दोनों से बात करने के लिए ऊपर जाते हैं, परंतु उषा की आवाज़ सुनकर उनके कदम वहीं रुक गए। उषा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, सिर्फ तलाक। मैं तुम जैसे धोखेबाज आदमी के साथ नहीं रह सकती। कबीर, उषा एक बार मेरी बात तो सुन लो, फिर जो तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। परंतु उषा कबीर की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैं सब सुन चुकी हूँ उस दिन, अब और क्या सुनना बाकी रह गया? उषा रोते हुए कहती है। विजय जी उषा की बात सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं, और उन्हें अपनी छाती में एक दबाव महसूस होने लगता है। उनकी सांस रुकने लगती हैं। वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की कोशिश करते हैं। तभी दर्द की एक लहर सी उनके सीने में उठती है, जो हाथ में से होकर गुजर जाती है, और विजय जी धड़ाम से नीचे गिर पड़ते हैं। धड़ाम की आवाज़ सुनकर ऊषा और कबीर दोनों दौड़कर बाहर आते हैं। बाहर बापूजी बेहोश पड़े थे। कबीर, बापू, बापू उठिए, क्या हुआ आपको? तब तक उषा दौड़कर पानी लाती है और पानी के छींटे बापूजी पर मारती है। विजय जी पानी के छींटे पड़ते ही होश में आते हैं और एक चीख के साथ अपने सीने को जोर से दबाते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि बापू को अटैक आया है। दोनों बापू को लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी आपको कैसी लग रही है। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।